Welcome back, guys, again to channel Competition Traders. Today we are going to cover the full syllabus of the corporate governance. The videos will be in some parts. We are going to cover Unit 1 to Unit 5, means whole syllabus of the corporate governance. So from today we are going to start from the Unit 1, which is conceptual framework of corporate governance. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसमें। पहला दे रखा है, पहला मीनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसकी मैंने डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसे कहते हैं। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क रहता है जिसमें डिफाइंड प्रिंसिपल्स रहते हैं, पॉलिसी रहती हैं और प्रोसीजर रहते हैं जो कि गाइड करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस को, किस तरह से डिसीजन मेकिंग होनी है उसको, और अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, और ये साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन कर देता है रोल्स को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, और आपके रिलेशनशिप जो कि स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनके साथ में, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और अदर्स। ठीक है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एफिशिएंटली मैनर में चले, एथिकली चले, कोई भी उसमें अनलॉफुल प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ में। अपने स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना क्रिएट हो। बेसिकली इट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डेफिनेशन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर टू द स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर दैट गाइड कंपनीज ऑपरेशन, decision making and accountability. It defines roles, responsibility and relationship among key stakeholders, board of director, management, shareholder and others to ensure the organization operate efficiently, ethically in pursuit of its objective while balancing stakeholder interest. तो अगर हम इसमें आगे चलते हैं, इसके की कंपोनेंट जो होते हैं, क्या की कंपोनेंट हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता क्या है, ये एक तरह का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहता है एक मेन हिस्सा रहता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, मीन्स शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करता है ताकि वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में मूव कर सके, अपॉइंटमेंट कर सके मैनेजमेंट की, और इंश्योर कर सके अकाउंटेबिलिटी को, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो कोई ना कोई पर्सन अकाउंटेबल हो अपने डिसीजंस के लिए। साथ ही साथ ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जैसे सेटिंग अप ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है, अप्रूविंग बजट्स एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। बेसिकली ये पॉलिसीज़ को सेटअप करते हैं, बजट जो भी हमारा बजट रहता है कंपनी का उससे ये अप्रूव करते हैं और मॉनिटर करते हैं साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को, कंपनी की परफॉर्मेंस को। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, मैनेजमेंट में हमारे यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट दे रखा है, यहाँ पे सीईओ, सीएफओ, जो कि रेस्पॉन्सिबल रहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड स्ट्रेटजीज़ को। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी पॉलिसी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, डेली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज है। अगर इसमें एग्जांपल दे रखा है जैसे सीईओ ऑफ इन्फोसिस एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, आईटी प्रोजेक्ट अलाइन विद द बोर्ड विजन। बोर्ड का जो भी विजन रहता है उसके साथ में ही अलाइन करके ये रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड की पे। तो इसमें है थर्ड की स्टेक होल्डर में दे रखा है इसमें शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर बेसिकली दीज आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु इन्वेस्ट कैपिटल एंड एक्सपेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम द कंपनी। आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप उसके शेयर होल्डर हो जाएंगे, मीन्स आपको उसमें कुछ ना कुछ ओनरशिप राइट मिल जाएगा अगेंस्ट जितना भी अपने शेयर्स कंपनी के परचेज करें। और ओनर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, जो भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है उनके अगेंस्ट में, जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है कंपनी में उसके अगेंस्ट में उन्हें डिविडेंड्स मिले और स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट करें ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, शेयर होल्डर्स के पास में राइट रहता है, वोटिंग राइट, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें आ जाता है स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी से केवल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें फेयर डिविडेंड्स मिले। ठीक है,
उसके बाद उसके बाद आते हैं हम स्टेक होल्डर्स। बेसिकली स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ठीक है, स्टेक होल्डर्स में हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, हमारा कस्टमर्स आ जाते हैं, हमारे सप्लायर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर एंड द कम्युनिटी इम्पैक्टेड बाय अवर कंपनी। लाइक हमने किसी एरिया में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी है, तो उससे आसपास के एरिया की जो कम्युनिटी है जो उससे अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशंस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, इट इंक्लूड द एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लाई, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर एंड द कम्युनिटी इम्पैक्टेड बाय द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल एक मेंशन करा हुआ है, फार्मर सप्लाइंग टू अमूल आर द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टिंग फेयर प्राइस। जो फार्मर्स हैं जो अमूल को मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वो स्टेक होल्डर हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से फेयर प्राइस के। अमूल जो कंपनी है उन्हें फार्मर्स को फेयर प्राइस दे, उनके प्रोडक्शन जो भी वो मिल्क का उन्हें दे रहे हैं उसके अगेंस्ट। फोर्थ पे आ गया अपना पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर। पॉलिसी प्रोसीजर बेसिकली ये फॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके बेसिस पे पूरा कंपनी में वर्क होगा। ठीक है, कोई उनके रेगुलेशंस को हर किसी को कंप्लाई करना पड़ेगा रेगुलेशन के साथ में। सेकंड, इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मीन जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रहेंगे आपको उन्हीं के बेसिस पर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, आप अकाउंट्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं इस तरीके किसी भी तरीके से, अगर वो हमेशा कंप्लाई करना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ में। विसिल ब्लोअर पॉलिसी मीन्स अगर कोई कंपनी में अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, उसको अगर कोई इंसान लाइमलाइट में लाता है, बेसिकली उसे सभी लोगों के सामने ले आता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसी रहनी चाहिए। जैसे कि अगर हम उसको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर कोई विसिल ब्लोअर कर रहा है, कोई विसिल ब्लोअर अगर सामने आता है तो हम उसे पूरी सिक्योरिटी देंगे, हम उसे कुछ ना कुछ कंपेंसेशन देंगे और हम साथ ही साथ रिवॉर्ड देंगे। क्योंकि ये विसिल ब्लोअर जो रहता है बहुत मेन रहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम अपनी कंपनी की ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और हमें पता लग गया है कि कोई हमारा ही एम्प्लॉई हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो किसी और कंपनी को सप्लाई कर रहा है, और कोई उस टाइम पे कोई विसिल ब्लोअर हमारे सामने आ जाता है कि ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हो रही है आपकी कंपनी में, तो हम उसके लिए पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर करेंगे और साथ ही साथ हम उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। बेसिकली वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड होगा मोस्टली। ठीक है, इस तरह से। और फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इसमें हम डिसाइड करते हैं हर तरह की पॉलिसी और प्रोसीजर किस तरह से हमारी कंपनी में वर्क करेगा। इसमें जैसे कि दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है इसमें, एचडीएफसी बैंक्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी इंश्योर एथिकल बैंकिंग। एचडीएफसी में स्ट्रिक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज हैं जो कि इंश्योर करता है एथिकल बैंकिंग, मीन्स बिल्कुल लीगल वर्क। फिफ्थ वन इज ऑडिट एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स टू वेरीफाई फाइनेंशियल एक्यूरेसी एंड रेगुलेटरी अडियरेंस। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है हम पूरा मतलब जो भी कंपनी रहती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स को हायर करते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सकें फाइनेंशियल एक्यूरेसी को। जैसे कि अगर कोई इंटरनल हमारा कंपनी का ही ऑडिटर है, ठीक है, तो वो हमारे अकाउंट्स के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है, जैसे कि काफ़ी केसेस में हुआ भी है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर भी हमने देखे हैं। जैसे कि सत्यम कंप्यूटर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को मैनिपुलेट करा गया था। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर करते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सकें हमारी फाइनेंशियल एक्यूरेसी को। ठीक है, ताकि कोई भी कॉर्पोरेट फेलियर ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए आगे जाके। और इसके लिए सेबी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करे हुए हैं। जैसे सेबी मैंडेट्स ऑडिट्स फॉर लिस्टेड इंडियन कंपनीज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है ऑडिट्स को, लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट को, कि उन्हें जो भी कंपनी लिस्टेड है उसे अपना अपना ऑडिट कराना ही पड़ेगा। अब सिक्स वन इज द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई एक्सेस एंड मिटिगेट द रिस्क। मीन्स यहाँ पे टीम रहती है इनकी जो आइडेंटिफाई करती हैं, एक्सेस करती हैं और रिस्क को कम करने के लिए अपने ओपिनियंस देती हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, लाइक फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और रेपुटेशनल रिस्क को। इसमें दे रखा है आईसीआई बैंक रिस्क कमेटी मॉनिटर्स लोन डिफॉल्टर्स।
आईसीआई की जो रिस्क कमेटी है वो मॉनिटर करती है लोन डिफॉल्टर, कितने डिफॉल्टर्स हमारे हैं, कौन कौन डिफॉल्ट कर रहा है, उनको पहले से ही उनको एक्सेस करती है, उनको बेसिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, हर किसी को प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करने होते हैं, हायरार्की में चलता है पूरा सिस्टम कंपनी के अंदर, और पूरी तरह से ये एथिकल होना चाहिए। हमें इंटीग्रिटी को प्रायोरिटाइज करना है, फेयरनेस को प्रायोरिटाइज करना है। यहाँ पे कोई भी इलीगल कंडक्ट नहीं करना अपने कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी के अंदर के कंपनी के बाहर भी कोई इलीगल कंडक्ट नहीं करना है। अम, फिर थर्ड नंबर पे आता है इसमें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी हमें मेंटेन करके रखनी है ताकि हमारे स्टेक होल्डर, हमारे शेयर होल्डर्स को हम पे, हमारी कंपनी पे ट्रस्ट रहे। क्योंकि अगर हमारी कंपनी पे अगर उनको ट्रस्ट नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे फिर उसमें। तो हमें क्या करना होगा, इंश्योर ओपन कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर। हमें ओपन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। फोर्थ वन इज द अकाउंटेबल। मीन्स अगर हम किसी को कोई वर्क देते हैं अपनी कंपनी में, तो उसके लिए हमें, किसी को हमने वर्क दे दिया तो हम उस इंसान को वर्क तो देंगे, उसके साथ साथ वो अकाउंटेबल भी होगा उस काम को टाइम पर करने के लिए। अगर वो काम टाइम पर नहीं हो पाता तो वही पर्सन अकाउंटेबल है जवाब देने के लिए कि किस रीज़न से नहीं हो पाया। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास में आ जाएगी। ठीक है, होल डिसीजन मेकर रेस्पॉन्सिबल फॉर आउटकम। ठीक है, फिर आ जाता है इंक्लूसिव, कंसिडर डाइवर्स स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। मीन्स हमें जितने भी अलग अलग हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, या वो हमारे एम्प्लॉय हो, मैनेजमेंट हो, हमारे शेयर होल्डर्स हो, हमारे क्रेडिटर्स हो, हमको सभी का इंटरेस्ट को अलाइन करके रखना है। ये नहीं है कि हम किसी एक को प्रायोरिटाइज कर दें, लाइक हम केवल शेयर होल्डर को प्रायोरिटाइज करें कि हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देना, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना। ऐसा नहीं होता, हमें सभी को एक अलाइन करके चलना पड़ता है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, अपने ही कॉलेज का अगर हम ले लेते हैं। अपने ही कॉलेज को अगर हम एक कंपनी समझते हैं तो हमारा कंपनी का बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड का क्या काम होगा। ठीक है, तो बोर्ड एक विज़न देगा हमारे को। जो कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल होगी वो एक सेट करेगी विज़न को कि हमें अपने कॉलेज को, हमें अपने इंस्टीट्यूट को टॉप इंस्टीट्यूट बनाना है। ठीक है, तो ये हमें बोर्ड ने दे दी हमें एक विज़न। और उसके बाद हमारा आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे प्रिंसिपल और फैकल्टी आ जाएगी, जिनका काम क्या रहता है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी पॉलिसीज़ को, करिकुलम को डिज़ाइन इस तरह से करेंगे ताकि हमारा कॉलेज जो है वो एक टॉप इंस्टीट्यूट बन पाए। उसके बाद हम उसमें आता है शेयर होल्डर। ठीक है, अगर शेयर होल्डर अगर कॉलेज के टर्म्स में देखेंगे तो स्टूडेंट और पेरेंट्स ही शेयर होल्डर होंगे, क्योंकि वो अपना टाइम देते हैं, अपना पैसा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को प्रोवाइड हो। या स्टूडेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो प्रोफेसर्स हैं वो क्वालिटी एजुकेशन दें, ना कि हम यहाँ पे बस केवल टाइम पास के लिए या अटेंडेंस के लिए आए। ठीक है, उसके बाद में आता है चौथा इसमें स्टेक होल्डर। अगर हम इसके केस में स्टेक होल्डर्स को समझने की कोशिश करेंगे अपने कॉलेज के केसेस में, तो लोकल कम्युनिटी जो हमारी आसपास की कम्युनिटी है, हमारे एलमनाई, जो हमारे एलमनाई हैं उनकी, और जो कि रिक्रूटर हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ऐसे कॉलेज से हों या हम ऐसे कॉलेज से बच्चों को हायर करें जो एक रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन हो, ताकि हमें बच्चे जो मिले वो एकदम क्रीमी लेयर के बच्चे मिले। मीन्स बहुत ज़्यादा टॉप नॉच बच्चे हों, एकदम कैपेबल बच्चे हों, एकदम एजुकेशन में अच्छे हों, प्रैक्टिकल थिंकिंग में अच्छे हों, इंटेलेक्चुअल हों बहुत ज़्यादा, हम उन्हें हायर करें। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ में क्या आ जाएगा, रूल्स लाइक अटेंडेंस रिक्वायरमेंट और एंटी प्लेगरिज्म पॉलिसीज़ टू इंश्योर फेयरनेस। बेसिकली हमें कॉलेज में क्या करना होता है कि अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, ये रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। पॉलिसीज़ बनाते हैं वो, ताकि कोई भी चीटिंग वगैरह ना हो सके कॉलेज में, एकदम फेयरनेस इंश्योर करी जाए। ताकि गुड गवर्नेंस रहेगी तो वो एक इंश्योर करेगी कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छे से आगे बढ़े। ट्रांसपेरेंट हमें फी स्ट्रक्चर रखें, फेयर ग्रेडिंग रखें और एथिकल कंडक्ट में, जिसकी वजह से हमारा कॉलेज एक टॉप इंस्टीट्यूट बन पाए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पर्पस क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिकली ये अलाइन करता है मैनेजमेंट के एक्शन को शेयर होल्डर के साथ में और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ में। मतलब हमें इंक्लूसिव रहना है, हमारा ये वाला था, हमें इंक्लूसिव रहना है डाइवर्स स्टेक होल्डर्स के साथ में। हमें हर किसी का
ध्यान रखना, हम हर किसी के इंटरेस्ट को साथ में लेके चलना, ना कि हम किसी और एक के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना। ये प्रिवेंट करता है मिसमैनेजमेंट को, फ्रॉड को और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस साथ ही साथ प्रमोट करता है सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टेक होल्डर ट्रस्ट। बेसिकली स्टेक होल्डर का हमें ट्रस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बेसिकली अगर उनको ही हमारे पास हम पर ट्रस्ट नहीं होगा, हमारी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और हमें आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हमें अपनी कंपनी की ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म में भी देखनी है, तो हमें एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमारी कंपनी में अप्लाई है वो एकदम हमें गुड रखना है, एकदम अच्छा। ठीक है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और पर्पज़ है, वो इंश्योर करता है हम कंप्लाई कर रहे हैं लॉ के साथ में या नहीं कर रहे हैं। हमें बेसिकली कंप्लायंस करना होता है लॉ और रेगुलेशंस के साथ। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे इसकी, तो हमारा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने एक एक्ट दिया था, LODR एक्ट। ठीक है। बेसिकली LODR होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो इन्फोर्स करता है गवर्नेंस को, नॉर्म्स को फॉर लिस्टेड कंपनीज थ्रू LODR रेगुलेशन, जिसमें हमें अपना सभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छे से रखनी होती है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो भी रहेगा, और हमें डिस्क्लोज क्या क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि हमारी एनुअल रिपोर्ट हो गई, हमारी AGM की मीटिंग की मिनट्स हो गई, हमारा कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, हम उन्हें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराएं। उसके बाद में आ जाता है कंपनीज एक्ट 2030। ये भी मैंडेट करता है हमारे बोर्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि कितने बोर्ड में मेंबर हो सकते हैं, कितना आपको इंडिपेंडेंट मेंबर रखना है, कितने आपको वुमेन डायरेक्टर या वुमेन हाँ, या तो वुमेन डायरेक्टर हो, वो हमें रखनी है, कितने नंबर तक हमें रखनी है, मैंडेटरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें फॉलो करना, हमें कितने अमाउंट का हमें CSR अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए हमें कितना परसेंट अपना प्रॉफिट का या ग्रॉस प्रॉफिट का हमें फंड को कंट्रीब्यूट करना है CSR के लिए। ठीक है। और हमारा क्या क्या विसल ब्लोअर मैकेनिज्म रहेगा अपने। तो ये सब हमारे कॉर्पोरेट उसमें कॉर्पोरेट फील्ड में कंपनीज एक्ट 2013 ये हमें मैंडेट करता है। इसके बाद में एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आफ्टर 2019 सत्यम स्कैंडल, इंडिया स्ट्रेंथन द गवर्नेंस लॉज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली जो हमारा कॉर्पोरेट फेलियर हुआ था 2009 में, जो हमने देखने को मिला था सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा बुक अकाउंट्स को मैनिपुलेट करा गया था, एकदम हाई वैल्यू दिखाई गई थी, जिसमें कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आया था अभी तक का। तो ऐसे फ्रॉड्स ना हो, इसलिए हमें इसलिए इंडिया में कंपनीज लॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करा गया, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम रिजिड लॉ बनाए गए आगे के लिए। ऐसे ही हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो OECD जो प्रिंसिपल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, वो लेके आए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सके, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी जा सके और फेयरनेस। बेसिकली ये OECD जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या करता है, ये ग्लोबल लेवल पे इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और फेयरनेस को। इसके बाद हम देखेंगे आगे सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है बिजनेसेस में, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी इंटरेस्ट के लिए, और इंश्योर करता है एथिकल ऑपरेशंस को करें और हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए, हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए आगे। ठीक है। अब मूविंग ऑन टू इट्स इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। सबसे पहले ये अकाउंटेबिलिटी, एनहेंस अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस कर देता है। ठीक है। इसमें व्हाट इज मीन, मतलब इसका क्या मतलब है, कैसे एनहांस करता है। ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या रहता है, ये एस्टेब्लिश कर देता है मैकेनिज्म को, लाइक ऑडिटर ऑडिट्स, बोर्ड ओवरसाइट टू होल्ड डायरेक्टर्स एंड मैनेजर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। तो इसमें क्या रहेगा, कोई भी डायरेक्टर अगर कोई डिसीजन ले रहा है और मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो उस अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल भी रहेगा, उसने ये डिसीजन लिया तो किस बेसिस पे लिया, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो सब चीज़ों के लिए हमारा डायरेक्टर और मैनेजर अकाउंटेबल होंगे जो कि उस डिसीजन को या एक्शन को ले रहे हैं। ठीक है। ये प्रिवेंट करता है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिवेंट करता है अब्यूज़ ऑफ पावर्स को, फ्रॉड को और मिसमैनेजमेंट को। कोई भी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर रहा हो,
ठीक है, कोई फ्रॉड ना कर रहा हो या मिसमैनेजमेंट ना हो। इंश्योर करता है रिसोर्स जो कि यूज़ हो बहुत एकदम रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ताकि हम अपने स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है, जहाँ पे खर्चा होना चाहिए वहीं पे हो, कोई ओवर एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। ये बिल्ड करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से क्या होता है कि ये हमारा बिल्ड कर देता है, ट्रस्ट को बिल्ड करता है, ताकि हम आंसर कर पाएँ अपने स्टेक होल्डर्स को और रेगुलेटर्स को। अगर हमारे पास ट्रस्ट ही नहीं होगा हमारे स्टेक होल्डर्स का, तो हम किसी कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा हमारी कंपनी में। तो ये करता है बिल्ड ट्रस्ट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट लीडर्स आंसर टू स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटर। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे मतलब ये अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखा रहा है कंपनी की कि कंपनी कितनी अकाउंटेबल है। उसके बाद में इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि एनरॉन स्कैंडल हुआ था 2001 में यूएस में। बेसिकली इट्स एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी विच इज़ इनटू द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ था, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत मेजर फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से ये बैंकरप्सी की कगार पे आ गया था और बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस विद इंडिपेंडेंट ऑडिट्स कुड हैव डिटेक्टेड फ्रॉड अर्ली। अगर हमारे पास में उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस रहती या इंडिपेंडेंट ऑडिट्स रहती, तो वो फ्रॉड्स को बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाते। ऐसे ही यहाँ पे सत्यम कंप्यूटर का मैंने बताया था, वैसे ही यहाँ पे सत्यम कंप्यूटर का दे रखा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा हमें कि हमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, एथिकल गवर्नेंस की प्रैक्टिस को री एश्योर करना है कि इन्वेस्टर के कैपिटल जो है वो सेफ है या नहीं है, उसे टाइमली यील्ड जो उसका रिटर्न है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये मैटर क्यों करता है, ये अट्रैक्ट करता है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अगर आप किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, कोई पर्सन अकाउंटेबल होता है, तो कोई भी इंसान वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा जो अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये मेरी गलती है, या ये क्यों कर रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ, सभी चीज़ों के लिए। रिड्यूस कर देता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज इन्वेस्टर परसीव लोअर रिस्क। अगर जैसे कि अगर हम टाटा मोटर्स को देखें या टाटा ग्रुप को ही देखेंगे, तो उसमें क्या हमें उस पर एक अलग से ट्रस्ट है कि हाँ भाई टाटा की कंपनी है, तो ये अच्छा ही कर रही होगी, इसमें एकदम एथिकल कंडक्ट हो रहा है पूरे में। तो उनके लिए क्या रहता है, मार्केट से लोन लेना बहुत इजी हो जाता है, वो लोअर अमाउंट पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए इसमें दे रखा है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज इन्वेस्टर परसीव लोअर रिस्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर देता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को उसमें लोअर रिस्क लगता है। इनहेंस स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एंड कंपनी वैल्यूशन, कंपनी की वैल्यूशन अच्छी रहती है और स्टॉक मार्केट में हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, आगे आएगा प्रमोट्स एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें क्या करेगा, गवर्नेंस जो रहता है वो इन्फोर्स करता है कोड्स ऑफ कंडक्ट को, एंटी करप्शन पॉलिसीज एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनहेंस कर देता है हमारी ब्रांड रेपुटेशन को और कस्टमर लॉयल्टी को। रिड्यूस कर देता है हमारे लीगल और रेपुटेशनल रिस्क को, जो कि अनएथिकल बिहेवियर की वजह से रहता है। और अलाइन करता है हमारे बिजनेस को सोसाइटल वैल्यूज़ के साथ में, लाइक सस्टेनेबिलिटी और फेयरनेस। हमारी अगर कहीं पे हमारा कोई प्लांट लगा हुआ है, तो हमें उसके आसपास में जैसे कि हमारी कंपनी से केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए अपना जैसे कि CSR फंड है, तो हम उसके थ्रू वहाँ पे प्लांटेशन करा सकते हैं, ताकि हम सोसाइटीज़ को मेंटेन कर पाएँ अच्छे से, हम आगे अपने आसपास पॉल्यूशन ना करें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे आता है ये इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें क्लियर रोल हमारा पता रहता है कि हम हमारा रोल क्या है। ठीक है, डेटा ड्रिवन प्रोसेस रहता है, बेसिकली हम हवा में तीर नहीं चलाते, हम डेटा के बेसिस पे काम करते हैं। डाइवर्स बोर्ड परस्पेक्टिव रहता है, मतलब कि डाइवर्स अलग अलग तरह के वो मिलते हैं हमें एकदम क्या, अलग अलग तरह की थिंकिंग रहती है लोगों की, अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं, तो हमें एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को सोचने का मौका मिलता है। ठीक है, जो कि इंश्योर करता है इन्फॉर्म डिसीजन को, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्क और जो पुअर स्ट्रेटेजिक चॉइस रहती हैं, बैड इन्वेस्टमेंट जैसे कि, तो वो हमारा रिड्यूस, उसका रिस्क हमारा कम हो जाता है। हमारा जो डिसीजन रहते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म गेन्स को, क्योंकि हम बेसिकली किसी कंपनी को क्या चाहिए कि उसकी कंपनी आगे जाके एक बहुत बड़ी कंपनी बने, एक टॉप कंपनी बने, तो उसको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को इतना ध्यान में नहीं रखते हैं वो लोग,
लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करते हैं। एनकरेज स्टेक होल्डर इनपुट फॉर बैलेंस्ड आउटकम, ठीक है। एनकरेज करते हैं स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स को ताकि बैलेंस आउटकम आ सके, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, इन्फोसिस यूज गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स टू एवेल्युएट ग्लोबल एक्सपेंशन, इंश्योरिंग डिसीजन डेटा ड्रिवन एंड सस्टेनेबल। इन्फोसिस क्या करता है, गवर्नेंस को यूज़ करता है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क को यूज़ करता है इवेल्युएट करने के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन के, उसे एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है, वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेता है ताकि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर पाए। सिक्स आता है, प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, ठीक है। हमें स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे प्रिवेंट करता है, ये बैलेंस कर देता है नीड्स को, शेयर होल्डर्स की, एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर, सप्लायर्स, कम्युनिटीज़ की, इंश्योरिंग नो ग्रुप इज अनफेयरली प्रायोरिटाइज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें किसी भी ग्रुप की ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करना ओवर अदर, हमें हर किसी के इंटरेस्ट को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। इस जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। ये इंक्लूसिविटी और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करेगा और लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर का इंटरेस्ट और लॉयल्टी को मेंटेन करेगा, ठीक है। इसमें जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो थी वो इन्वेस्ट करती है सस्टेनेबिलिटी में, लाइक क्लीन वाटर इनिशिएटिव, बेनिफिटिंग द कम्युनिटीज वाइल मेंटेनिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट को मेंटेन करते हुए भी एच यू एल जो है, हिंदुस्तानी यूनिलीवर है, वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ इन्वेस्ट करती है ताकि सोसाइटीज़ को, कम्युनिटीज़ को एक क्लीन वाटर मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसमें क्या होगा कि अगर हम कंप्लाई करेंगे लॉस के साथ में तो हमें हैवी पेनल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ना हमें कोई किसी भी तरह का कोई खतरा रहेगा कि हमारी कंपनी बंद हो सकती है किसी हमारे अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से। तो इसमें क्या करना है हमें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर एडियरेंस टू लॉस, रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। बेसिकली वी हैव टू कंप्लाई विद ईच लॉ, रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट अप बाय द सेबी, कंपनीज एक्ट और एनवायरमेंटल लॉज। ये मैटर क्यों करता है, ये हमारे लिए अवॉइड करता है हमारी लीगल पेनल्टीज़ को, फाइन्स को, बिजनेस क्लोजर्स को, मेंटेन करके रखता है हमारा पॉजिटिव रेपुटेशन और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को, ठीक है। अलाइन करता है हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में फॉर मल्टीनेशनल ऑपरेशन, ताकि हम आगे आने वाले समय में मल्टीनेशनल ऑपरेशंस कर पाएँ, हम अपनी कंपनीज को एक्सपेंड कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक कंप्लाइज विद आर बी आई एंड सेबी रेगुलेशन, अवॉइडिंग पेनल्टीज एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट। we all trust on we have we all have trust on the HDFC bank as we think it is a big bank, and we would like to open our accounts in HDFC, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है इसकी सर्विस बेहतर है, ठीक है, हम टाइमली सर्विस मिलेगी, अच्छी सर्विस देता है इन वजह से, और इसका ये सब चीज़ें कर पा रहा है क्योंकि ये सभी रेगुलेशंस के साथ में कंप्लाई कर रहा है, ये अवॉइड करता है पेनल्टीज़ को और इसने ट्रस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये है सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, वो प्रायोरिटाइज करता है सस्टेनेबल ग्रोथ को, इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी को और रेजिलियंस ओवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। मीन्स वी एज अ कंपनी फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ये इंश्योर करता है कि कंपनी सर्वाइव कर पाए इकोनॉमिक डाउन टर्न्स में और मार्केट चैलेंजेस में। लाइक हमने जैसे कोविड वाला फेज देखा है सभी ने, तो कोविड वाले फेज में काफ़ी कंपनियां शट डाउन हो गई, लेकिन ये टाटा ग्रुप जो ऐसा रहा, इसने ना तो किसी का ले ऑफ करा था, हर एम्प्लॉय को इसने सैलरी प्रोवाइड करी थी, ठीक है। ये कैसे कर पाई ये चीज़ें, ये कर पाई है क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म पे फोकस ना करके ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करती है, ठीक है। ये सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना चाहती है, ये अपने गवर्नेंस को बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करती है अपनी कंपनीज के अंदर, ठीक है। इसमें ये एड्रेस साथ ही साथ सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये भी है कि हम ग्लोबल चैलेंजेस को भी एड्रेस करते हैं, लाइक क्लाइमेट चेंजेस के लिए हम फंड देते हैं रिसर्च के लिए कि हम क्या करें जिसकी वजह से कि क्लाइमेट चेंज को हम रोक पाएँ, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कम कम कर पाएँ, सोसाइटी में जो इनक्वलिटी है उसको हम किस तरह से कम कर पाएँ ऐसे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो सके।
फिर चलेंगे आगे तो मिटिगेट रिस्क, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या रहता है, उसका फ्रेमवर्क इस तरह से डिफाइन रहता है पहले से ही कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है रिस्क को, जो कि फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, और साथ ही साथ वो रेपुटेशनल रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। ये मैटर हमारे लिए क्यों करता है, ठीक है, ये हमारे लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये हमें प्रिवेंट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्राइसिस के टाइम पे दैट कुड हार्म द कंपनी और द स्टेक होल्डर। इंश्योर करता है प्रिपेयर्डनेस फॉर अनफोर्सिन इवेंट लाइक कोविड फेज, इकोनॉमिक रिग्रेशन, रिसेशन, सॉरी, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक यूजेस रिस्क कमिटीज टू मॉनिटर लोन डिफॉल्टर्स अवॉइडिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो आईसीआईसी बैंक क्या करता है, पहले ही ना रिस्क कमेटी जो रहती है उसकी वो मॉनिटर करता है कौन कौन लोन डिफॉल्टर्स हैं, ताकि वो आगे आने वाले टाइम पे उन्हें रिस्क ना ले उनसे, मीन्स उनको लोन प्रोवाइड ना करे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल दे रखा है, वीक रिस्क गवर्नेंस एट लेमन ब्रदर्स 2008 ट्रगल ए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बेसिकली इट इज एन, आई थिंक, इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी, ठीक है। इसमें पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ये बहुत बुरी तरह से फेल हुई थी, और इसी के आसपास 2008 में हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करा था, बैंकिंग बबल के नेम से, जैसे आपने ज़्यादातर सुना होगा, ठीक है। गवर्नेंस एनकरेज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ओपननेस टू चेंज एंड एनेबलिंग द इनोवेशन। गवर्नेंस हमें इनकरेज करती है हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, ठीक है। हम स्ट्रेटेजी के साथ में वर्क करें आगे कोई भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ओपननेस रखता है चेंज के लिए, कोई जैसे कि टेक्नोलॉजीज में आए दिन चेंज आ रहे हैं, तो हम उनके साथ में किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं उन टेक्नोलॉजीज को, और नए नए इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये हेल्प करता है कंपनीज को अडेप्ट करने में मार्केट ट्रेंड, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, न्यू न्यू क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, और क्या कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं, हम उनकी नीड्स पे फोकस करते हैं ज़्यादा, ठीक है। ड्राइव करता है ये कम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर इनोवेशन के थ्रू, मीन्स अगर हम कोई, हमको कॉम्पिटिटिव बनना है मार्केट में, तो हमें कुछ ना कुछ इनोवेशन टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। जैसे कि हम आज के टाइम पे देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, टीसी है जो हाईली इन्वेस्ट कर रहा है एआई में और क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो गाइडेड बाय द गवर्नेंस स्टे अहेड इन आईटी सर्विसेज, टीसीएस के लिए, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखेंगे, नोकिया। नोकिया ऑलमोस्ट हैड 90 to 95% ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडिया, बट ही डिडंट अडॉप्ट टू द टेक्नोलॉजीज, लाइक ये कीपैड पे ही रहा, इसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करा। मोस्टली फ़ोन्स आज के टाइम पे 5G आ चुके हैं, वहीं नोकिया अभी स्ट्रगल कर रहा है 4G के लिए, शायद अभी आया होगा इसका 4G, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा लेट कर दी थी, जिसकी वजह से इसने अपना मार्केट शेयर को बहुत बुरी तरह से खो दिया है। प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसमें द प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। दीज आर ड्राइव फ्रॉम द ग्लोबल स्टैंडर्ड लाइक OECD प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया। उसके बाद में इंडिया की रेगुलेशंस के साथ में, लाइक सेबी की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स कॉर्पोरेट लॉ की, कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट 2013 की, ठीक है। ये क्यों मैटर करता है, ठीक है, वाई इट मैटर्स, प्रिंसिपल्स क्यों मैटर करते हैं। ये बिल्ड करते हैं ट्रस्ट इन्वेस्टर का, एम्प्लॉय का, कस्टमर्स का। अनेबल्स करते हैं इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को बाय शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स के थ्रू, ताकि इन्फॉर्म डिसीजंस रहें, डिसीजन मेकिंग हो। एनुअल जनरल मीटिंग में कोई भी डिसीजन पे अगर वोटिंग चाहिए हो, तो मेजर डिसीजन पे वोटिंग कर पाएँ शेयर होल्डर्स, और सभी को उनके डिसीजंस के बारे में पता हो। रिड्यूस कर देते हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन को और स्पेक्यूलेशंस को, रूमर्स को, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, पब्लिशिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। डिस्क्लोज करते हैं बोर्ड के डिसीजन को, एग्जीक्यूटिव पे को, और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, यूजिंग द क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक वेबसाइट और एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंश्योर करता है ये, ensuring the board, management
employees for their answer and decision and their actions. Like ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेट्रा। तो ये रहा। इसमें आ जाते हैं फिर नेक्स्ट पे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी थ्रू एथिकल, सस्टेनेबल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। एनहेंस करता है ये रेपुटेशन को और शेयर होल्डर की लॉयल्टी को। एड्रेस करता है सोसाइटीज़ के चैलेंजेस को, लाइक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, न्यू न्यू लॉज आ रही हैं इन्वायरमेंटल लॉज जिसकी हमें कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। मोस्टली कंपनीज अपने CSR फंड्स के थ्रू इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, लाइक दे प्रोवाइड फंड फॉर द फॉरेस्ट। ठीक है। इसमें दे रखा है जैसे कि अडॉप्टिंग CSR प्रोग्राम लाइक एजुकेशन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है। फॉलोइंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, प्रायोरिटाइज शेयर होल्डर्स वेलफेयर ओवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह हम लोग कंपनीज बेसिकली ओवर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए करते हैं। सिक्स आ जाता है इंडिपेंडेंस। लाइक बोर्ड में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं। हम इंश्योर करता है इंश्योरिंग द बोर्ड इंक्लूड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ताकि वो डिसीजंस ना अनवाइज ले सके, वो किसी भी एक ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाएँ। वो एक इंडिपेंडेंट होंगे तो वो अनबायस्ड डिसीजन ले सकते हैं, फ्री फ्रॉम द मैनेजमेंट से वो फ्री रहेंगे और मेजर शेयर होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है। अभी आगे ये टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले को। तो आप उसमें देखेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना कितना मुश्किल रहता है, कि वो ना तो उसका कोई रिलेटिव किसी कंपनी, अपनी ये जिस कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे उससे रिलेट होना चाहिए, ना तो उसके पास में इक्विटी होनी चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस करता हो बोर्ड के डिसीजन को। तो हमें एकदम अनबाइस्ड, एकदम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चूज करते हैं जिसका कोई भी रिलेशन मॉनिटरी या इनमॉनिटरी टर्म्स में कंपनी के साथ में ना जुड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से हमारी क्या होता है, क्रेडिबिलिटी जो रहती है ना बोर्ड डिसीजन की, वो बढ़ जाती है। आगे आते हैं हम लोग अपने इस पे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पे। एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन द शेयर होल्डर actively involving shareholders in the decision making, addressing their concerns and incorporating their feedback। शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ताकि वो एड्रेस कर पाएँ अपने कंसर्न्स को और इनकॉर्पोरेटिंग देयर फीडबैक, ताकि वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकें जिसके बेसिस पे कंपनी जो भी उनको फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स उनको एड्रेस कर पाए। ठीक है। ये क्या करता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट को और इंश्योर करता है डायरेक्शन दैट रिफ्लेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मीन्स अलग अलग पर्सपेक्टिव के डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है। इनहेंस शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ प्रोटेस्ट को और लीगल डिस्प्यूट को। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कंडक्टिंग शेयर होल्डर सर्वेज और कंसल्टेशंस। ठीक है। इंगेजिंग विद द कम्युनिटीज थ्रू CSR एक्टिविटीज, providing grievance redressal mechanism for employees and customers. Now, moving on next, which is ethical conduct. Adhering to moral, legal, professional standards in all business activities, including anti-corruption and fair competition. मीन्स हमें सभी लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ में कंप्लाई करना रहेगा, ताकि हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक एंटी करप्शन और फेयर कंपटीशन से अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ कराएं। ठीक है। ये मैटर क्यों करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एथिकल कंडक्ट हमारी रेपुटेशन को और अवॉइड करता है लीगल पेनल्टीज़ को, अलाइन करता है ये हमें सोसाइटीज़ के साथ में, और हम उनकी एक्सपेक्टेशन जो इंटीग्रिटी की एक्सपेक्टेशन रहती है हमसे, हम उसको अच्छे से प्रूव कर पाएँ। अट्रैक्ट एथिकल इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एनफोर्सिंग ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। हम अपने कंपनीज में कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी वर्किंग करें। इम्प्लीमेंटिंग एंटी ब्राइबरी एंड एंटी करप्शन पॉलिसी। बेसिकली कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज nowadays implement anti bribery and anti corruption policies in which they also give punishment to their employees
who are engaged with in these type of illegal activities like corruption, bribery, etc. ठीक है, हमें ट्रेनिंग देनी होगी अपने स्टाफ को ताकि वो एथिकल डिसीजन मेकिंग करे, कोई भी लाइन क्रॉस ना करे। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट पे। व्हाट इज मैनेजमेंट? ठीक है, या मैनेजमेंट ये प्रिंसिपल है हमारे इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो क्या है? एस्टेब्लिशिंग द सिस्टम टू आइडेंटिफाई, एक्सेस एंड मिटिगेट द रिस्क दैट कुड हार्म द कंपनीज और द स्टेक होल्डर। ठीक है, हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ और मिटिगेट कर पाएँ, मीन्स कम कर पाएँ अपने रिस्क को जो हार्म कर सकता है कंपनी को और स्टेक होल्डर्स को। जिसकी इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, अपने मैनेजमेंट की वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल लॉसेस को, रेपुटेशनल डैमेज को और ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस को। ये इनहेंस करता है शेयर होल्डर्स की कॉन्फिडेंस को और स्टेबिलिटी को। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, sustainability and long-term focus, prioritizing long-term growth, environmental responsibility, and social impact over short-term profit. बेसिकली दीज टॉपिक्स ये रिपीट से हो रहे हैं क्योंकि मोस्टली सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। हो गया, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।